मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। क्लास लेट स्टार्ट नहीं हुई, मैं तो क्लास टाइम पे ही था, लेकिन कोई टेक्निकल इश्यू था, इसलिए बहुत सारे बच्चों को वो क्लास लाइव नहीं आ रही थी। अब वो शायद रिजॉल्व हो गया। अगर आप सब मुझे लाइव देख पा रहे हैं तो एक बार यस सर लिख दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप और हम जिंदा हैं। जिंदा है तो जी लेने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो। जिंदा हो तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो में लिख दीजिए। नरेंद्र, प्रिया, मुस्कान, बंटी, आकाश, अरविंद, धीरज, नेहा, दीपक, संजय, अरविंद, दिव्यांशु, रोहित, आकाश, उमेश, गौरी, धर्मेंद्र, पंकज, पवन। पवन सुत नाम। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने ये कहा था, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं सेक्शन को, कि एवरेज का कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट था वो मैंने पूरी तरह डिटेल में आपको समझा दिया। अब कुछ तो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल आएंगे और कुछ ऐसे आएंगे जो प्योर कैलकुलेशन के होंगे, उसमें बहुत दिमाग दौड़ाने की जरूरत है नहीं। कैलकुलेशन करिए और आगे बढ़ जाइए। तो आइए मेरे बच्चों, कैलकुलेशन बैठाते हैं। कहता है तीन संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दोगुनी है। पहली पहली पहला प्यार है। पहली संख्या दूसरी संख्या की, तीन संख्या में प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, यानी ये एक होगी तो ये दो होगी, तथा तीसरी संख्या की तीन गुनी है। अगर तीसरी संख्या एक है तो पहली संख्या तीन होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। तो बाबू ये रेशियो सेट करो, बराबर करना होगा। तो करिए क्या, इसे तीन से गुना करिए, इसे दो से। तो इधर तीन से, इधर दो से। छ, तीन, दो। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये हुआ कि पहली संख्या छह है तो दूसरी संख्या तीन है, तो तीसरी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों दो। पहली संख्या छह है तो दूसरी संख्या तीन, तो तीसरी संख्या है दो। हमें तीनों ही संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत निकालने का सूत्र होता है 6 - 3 - 2 बटे कितनी संख्या है, तीन। तो 6 × 3 = 9 = 11/3 यूनिट हमारा मेरे प्यारे बच्चों औसत आया, जबकि औसत दे रखा है 49.5। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 49.5/11, बटे वाला तीन पलट के ऊपर। 11 से काटेंगे, 11 × 4 = 44, 11 × 5 = 55, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 13.5 आया एक यूनिट की वैल्यू। तो पूछ रहा है तीसरी संख्या ज्ञात करो, तो दो यूनिट, तो 13.5 × 2, तो ये आएगा भाई कितना, देखना भाई यही आ रहा है? तो प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर ज्ञात करो, सॉरी, प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर। तो पहली संख्या 6 है, तीसरी संख्या 2 है, तो डिफरेंस आया 4 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 13.5, 4 × 5 = 20, 13 × 4 = 52, तो 54 मेरे बच्चों मेरा आंसर है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। हाँ जी। अब मेरे बच्चों इसमें कोई तुर्रमखाई की चीज नहीं है, आप खुद ही कर लेंगे। ये सवाल भी आपने खुद कर ले। अच्छा, ये तो रिपीट ही हुआ है, ये रिपीट ही था, इसको खुद कर लेंगे। इसे मैं बताता हूं, करिए जरा। आइए मेरे भाई, कह रहा है तीन संख्याओं में जिनका औसत 22 है, पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा है। तीन संख्या है, पहली, दूसरी, तीसरी। तीन संख्याएं, इसमें पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/8 गुना है। इसका मतलब अन्य दो संख्याओं का योग अगर मेरे बच्चों 8 है तो पहली संख्या 3 है। हाँ जी, पहली संख्या ज्ञात करें। तो भैया, और इनका औसत है 22, तो 8 और 3 11। संख्याएं कितनी है, 1 2 3। भाई इन दो का जोड़ 8 है, इसका 3 है, तो तीनों का जोड़ 11 हुआ, बटे 3 इतने यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। 22 को एक यूनिट की इतनी, तो आगे निकाल देंगे। ये हो चुका है। अरे खसमो, जो हो चुका उसे हटा दिया करो।
ये हो चुका है। आइए मेरे भाई, इसको करिए। एक भाई कह रहा है औसत दूरी वाले क्वेश्चन, हराम खोर, थोड़ा थ्यावस भी रख लिया कर। आइए मेरे बच्चे, देखिए भैया, ए भैया जी जरा ध्यान समझिए। अगर मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू है, इसी सवाल से समझाता हूं। कह रहा है ए और बी की औसत दे रखी है, तो मेरे प्यारे बच्चों ए और बी का योग क्या होगा? तो आप कहेंगे 15,050 गुना 2। बी और सी का औसत दे रखा है, तो योग कितना होगा? 15,350 गुना 2। सी और ए का औसत क्या है? 15,200 गुना 2। अब मेरे बच्चों हम इन्हें सोल्व करना। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे सोल्व किया जाए। जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो इधर एक बार जोड़ेंगे 2a 2b 2c, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 बार a 2 बार b और 2 बार c। ऐसे ही मेरे बच्चों जब हम इन्हें इधर जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। भाई इन सबको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये जमा ये जमा ये जोड़ेंगे तो देखो 400 200 600 45,600 आ जाएगा। अब जरा दिमाग दौड़ाइए। दो हमेशा ही इधर वाले 2 से कट जाएगा, क्योंकि इधर भी 2 है और इधर भी 2 है मेरे बच्चे, तो ये 2 हमेशा कट जाएगा। तो पेपर में ध्यान क्या रखना है आगे के लिए, हमेशा के लिए, कि जब भी ऐसी सवाल होगा, ऐसा कैलकुलेशन होगा, तो सीधा सीधा एक काम करना है, मन ही मन में सेट कर देना है, ये भैया इनका जो योग होगा ना, a प्लस बी प्लस सी, इनका जो योग होगा ना, वो ए बी और सी के औसत का योग होगा। अगर इनका औसत मान लीजिए x1 था, इसका औसत, या a1 था इनका एवरेज, इसका औसत a2 था, इसका औसत a3 था, तो इन तीनों का जो जोड़ होगा ना, वो इन तीनों के औसत का योग होगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं, बस आपसे और कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा, ये है मेन मोटी बात। तो इनका औसत था 15,050, इसका 15,350, इसका 15,200, तो इन्हें तीनों को जोड़ दो, सीधा आंसर 45 और 3 2 4 600, 45,600 आ जाएगा सीधा। हाँ जी, क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? किसी भाई ਨੂੰ कोई दिक्कत हैगी ਇੱਥੇ तो दसो यार मैनू, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही तो बैठे हैंगे साडे। अब मेरे बच्चों पेपर में क्या करना है, मन ही मन में दिमाग से सेट कर लेना है कि भैया अगर सिर्फ ए बी सी की वैल्यू पूछे तो इन तीनों के औसत का योग होगा, तीनों का औसत का इनको जोड़ोगे तो आएगा 45,600। अब आपसे होगा क्या कि किसी एक की पूछेगा, जैसे पूछ रहा है ए की मासिक इनकम बताओ, तो अगर ए की इनकम चेक कराना चाह रहा है ना, तो बी और सी का टोटल निकाल लो। तो बी और सी की टोटल इनकम कितनी? 15,350 गुना 2, 15 दूनी 30 और 750 ना 3.5 700, तो ये आया 30,700। अब मेरे प्यारे बच्चों खुद सोचिए, ये है 45,600 इन सबका जोड़, ये है 30,700, तो ए की वैल्यू क्या होगी? तो 30,700 उधर ले जाए, घटा देंगे
तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ए की जो वैल्यू आएगी वो 14,900 आएगी। ए की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 14,900 आएगी। 14,900 आ जाएगी। हाँ जी, क्या आएगी मेरे भाई? 14,900। ऐसे धीरे धीरे सवालों को पकड़ना है और पकड़ के पाताल लोक में फेंक देना है। शॉर्ट में आंसर निकालिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। सीधा सीधा दिमाग दौड़ाओ कि भाई ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। तो सर इन तीनों के औसत का जोड़ 20 साल सर, 19 साल, 21 साल, 21, 19, 40 और 20, 60 साल। पहली बात। अब हमसे पूछा क्या? एबीसी के अलग अलग बताओ। वो एबीसी के अलग अलग नहीं पूछेगा, एक पूछेगा। भाई आगे से इसको काट देना, कोई एक पूछे, क्योंकि तीनों पूछ देगा तो आसान हो जाएगा बच्चे के लिए आंसर देना। आइए मेरे बच्चे, कोई एक पूछेगा, आपसे कह देगा भाई ए की वैल्यू बताइए क्या होगी। सारी नहीं पूछेगा, ए की आयु ज्ञात करिए, क्योंकि सारी पूछ देगा तो सवाल ही फुद्दू बन जाएगा। फाइंड द एज ऑफ ए, ये सवाल रहेगा। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे बेटा, ए की एज निकालनी है तो भैया बी और सी का औसत देखो क्या था। तो बी के साथ सी आ जाए तो औसत 21 हो जाता है। तो बी और सी का औसत 21 है तो योग कितना होगा? 21 दूनी 42, तो ये हो जाएगा 42। अब खुद सोचिए 42 में क्या जोड़ेंगे 60 आ जाए तो आप कहेंगे 18 साल। हैं? हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये सॉरी सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया गलत पढ़ लिया। क्या कह रहा? बी के स्थान पर सी आ जाए ना ना ना, कह रहा है ए और बी का औसत 20 है, ए के स्थान पे सी आ जाए तो औसत 19 है, माफ करिए। तो कहता है ए और बी का औसत दे रखा था। अब कह रहा है ए के स्थान पे अगर सी आ जाए तो सी प्लस बी का औसत कह रहा है 19 है, माफ करिए। तो औसत 19 है तो योग कितना होगा? 38। तो मेरे बच्चे बी और सी का योग 38 है, तो 38 में क्या जोड़ेंगे? 60 आए तो आंसर आएगा 22। तो ए की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 22। ऑप्शन ए इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। हाँ जी, खींचिए भाई।
देखिए मेरे भाई, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैं सेकंड लाइन से शुरू कर रहा हूं, यहां से देखिएगा। कह रहा पी और क्यू का औसत वजन 66 किलोग्राम है। तो मेरे बच्चों एक बात स्पष्ट हुई कि पी प्लस क्यू का जो वेट होगा वो 66 × 2 होगा। आप कहेंगे हाँ। और कह रहा है क्यू और आर का जो औसत वजन है वो 76.5 है। तो मेरे बच्चे ये भी तय हुआ कि Q प्लस आर का जो टोटल वेट होगा, औसत 76.5 है तो टोटल होगा 76.5 × 2। अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं, तो P प्लस क्यू प्लस आर। आप कहेंगे ये थोड़ी आया, ये तो सर Q 2 बार आया, तो मैं एक Q को सेपरेट रख देता हूं, एक Q को सेपरेट रख देता हूं। आपने कहा जी ठीक है। इन्हें जब आप जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, जब आप इन्हें जोड़ने लगेंगे तो 66 दूनी 132 आया। वरना मैंने तरीका बताया, दो कॉमन ले लो जोड़ोगे तो, बाकियों को जोड़ दो। तो 0.5 तो ये आया, 6 6 12, 7 6 13 और 1 14, 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 285 आया। अब मेरे बच्चे जब हमने इनका जोड़ निकाल लिया तो पहली लाइन पे आ जाइए। पहली लाइन में उसने ये कहा कि भाई द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एंड आर, द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एंड आर इज 71। पी क्यू और आर का जो औसत वजन है वो 71 किलोग्राम है। पी क्यू और आर का जो औसत वजन है वो 71 किलोग्राम है। पी क्यू और आर का औसत वजन 71 किलोग्राम है। इनका औसत वेट 71 है, तो गुना 3 कर देंगे तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू और आर का टोटल वेट जमा क्यू 285। अब 3 एकम 3, 3 7 21, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 3 एकम 3 285 माइनस 3 एकम 3, 3 7 21, 213। तो क्यू की वैल्यू जो निकल के आएगी, 5 में 3 गया 2, 8 में 1 गया 7, यानी 72 निकल के आएगी। और यही सवाल ने पूछा था कि भाई क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो आपने ऐसे केस में करना क्या है, इन दोनों के योग में से तीनों का जो एवरेज है वो घटा देना है, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी जो डबल आ रहा है। नेक्स्ट आप खुद करिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। आइए मेरे बच्चे, कहता है एल एम तथा एन का औसत वजन 93 किलोग्राम है। एल और एम का औसत वजन 89 है। तो मेरे बच्चे एल और एम का औसत वजन 89 है, तो 89 × 2। एम और एन का औसत वजन 96.5 है, इंटू 2। इनको जोड़ लेंगे मेरे बच्चे तो ये एल प्लस एम प्लस एन आ जाएगा एक बार, और एक बार वाला एम एक्स्ट्रा लिख दो, यहां आ जाएगा। इसका औसत दे रखा है तो इनका योग भी निकल गया, ये उधर ले जा घटा देंगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी। मुझे लगता है आसान सा काम है, हर बच्चा खुद से कर लेगा। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों आप घर से करेंगे, सेम ही सवाल। अब आ जाते हैं अगले हिस्से पे। यहां से पुराने वाले कॉन्सेप्ट के थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट की झलक आनी शुरू हो जाएगी। आइए करिए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहां से ध्यान से समझिए। कहता है ए बी और सी तीन ऐसे लड़के हैं जिनका औसत वजन 84 किलोग्राम है। बहुत बढ़िया भाई। कहता है अगर इसमें हम डी को शामिल कर दें, अगर मेरे बच्चे हम इसमें डी को शामिल कर देते हैं तो सभी का जो औसत है वो 80 किलोग्राम हो जाता है। सभी का औसत मेरे बच्चों 80 किलोग्राम हो जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं डी का वेट कितना होगा। तो पहली वाली क्लास का कॉन्सेप्ट दौड़ाओ कि भाई औसत होना चाहिए 80, है 84, कितना ज्यादा, 4 ज्यादा। कितनों पे ज्यादा, 1 2 3 पे, तो कुल मिला के 12 ज्यादा है। अगर ये डाटा 12 ज्यादा है तो नेचुरल इसे 12 कम करना पड़ेगा। तो औसत से 12 घटाओगे तो ये वाला होगा 68 किलो। यानी डी का जो वेट होगा मेरे बच्चे वो 68 किलो होगा। डी का जो वजन होगा वो कितना होगा, 68 किलो। अब अगली लाइन में उसने एक मार्क किया है, कह रहा है क्या, यदि व्यक्ति ई जो डी से 3 किलोग्राम ज्यादा भारी है। कहता है एक आदमी है, इफ अनदर पर्सन ई हु इज 3 किलोग्राम हैवियर देन डी। कहता है एक आदमी है ई, जो ई है उसका वजन कहता है डी से 3 किलोग्राम भारी है। तो बेटा डी का वजन कितना है, 68। तो ई का वजन 3 किलोग्राम भारी, तो ई का वजन कितना आ गया, 68 और 3 71 किलोग्राम। तो अगर सवाल में पूछता कि ई का वेट बताओ तो मेरे बच्चे आंसर होता 71 किलोग्राम। अब सवाल की भाषा आगे दौड़ाता है। अब कह रहा है क्या, कहता है यदि एक व्यक्ति ई जो डी से 3 किलोग्राम भारी है को ए की जगह शामिल कर लिया जाए। कहता है ए की जगह अगर उसको हम शामिल कर दें, कहता है ए की जगह अगर हम ई को शामिल कर दें इस ग्रुप में, तो ई बी सी डी, तो इन 4 आदमियों का जो औसत वजन है कहता है वो 79 किलोग्राम हो जाता है। इन 4 आदमियों का औसत वजन 79 किलोग्राम हो जाता है। मेरे बच्चे इन 4 आदमियों का टोटल वजन कितना होगा, औसत गुना 4। इन 4 आदमियों का टोटल वजन कितना होगा, औसत गुना 4। हाँ जी, सोल्व कराएंगे तो अब आप देखेंगे वही जो टाइप हम पढ़ रहे थे वही आ गई। माइनस कर दो सर, तो ये कटा ये कटा ये कटा, तो ए माइनस ई आ गया। और सर यहां 4 घटक कॉमन ले लेंगे, 80 में 79 गया, एक एक को 4 से क्या 4। अब आप ये बात भी समझते हैं कि ई का वेट है 71 किलोग्राम, अभी निकाला था पिछली स्लाइड में हमने, बराबर 4 है। तो ए का वेट आ जाएगा, ई का 71 और 4 मतलब ए की वेट आ जाएगी 75 किलोग्राम। और यही मेरे भाई आपसे पेपर में सवाल में पूछा हुआ है कि भैया ए का वजन ज्ञात करो, तो मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा 75 किलोग्राम। ए का वेट ज्ञात करिए तो आंसर होगा 75 किलोग्राम। आइए भैया, आइए मेरे बच्चे, कहता है 4 आदमी ए बी सी डी का औसत वजन 61 है। ए बी सी और डी 4 आदमियों का औसत वजन 61 किलोग्राम है, नहीं 67 किलोग्राम, माफ करिए। कहता है इन चारों का जो औसत वजन है वो है मेरे बच्चों 67 किलोग्राम।
कह रहा है जी अगर इसके अंदर हम ई को भी शामिल कर दें, किसको शामिल कर दें मेरे बच्चे, ई को, तो सभी ने तो वजन 65 किलोग्राम हो जाएगा, तो औसत वजन 65 किलोग्राम हो जाएगा। कर लें तो औसत वजन 65 किलोग्राम हो जाएगा। द एवरेज नाउ बिकम 65 किलोग्राम। तो मैं जानना चाह रहा हूं ई का वेट कितना है, तो आप ये देखिए है 65 होना चाहिए, 65 है 67, दो फालतू, कितनों पे, 4 पे, तो 2 गुना 4 8 फालतू। अगर ये 8 किलोग्राम फालतू है तो मेरे बच्चों इसे 8 किलोग्राम कम करना होगा। तो भैया 65 में से 8 गया तो ये कितना है, 57 किलो। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ई का जो वेट है वो 57 किलो है। ई का जो वेट है वो 57 किलो, पहली बात। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है उस पॉइंट पे आते हैं। अगली लाइन में कह रहा है यदि ए की जगह एफ को लगा लेकर आ जाए और एफ का वजन ई से 5 किलोग्राम ज्यादा है। कह रहा है इफ अनदर मैन एफ हुज वेट इज 5 किलोग्राम मोर देन दैट ऑफ ई, कहता है ई से 5 किलोग्राम ज्यादा है एफ का वजन, तो एफ का वजन ई से 5 किलोग्राम ज्यादा है मेरे भाई। तो ई का वेट कितना है जी, 57, तो 57 और 5 कितना हो गया जी, 62। तो मेरे बच्चे एफ का जो वेट होगा वो 62 किलोग्राम। क्या आप सहमत है? आपने कहा जी हाँ सहमत है। अब अगला स्टेप पकड़ते हैं। अगले स्टेप में कह रहा है, भाई अगर ए की जगह एफ को शामिल कर दे, यानी ए की जगह एफ आ जाए, बाकी सब सेम रहे, सब सेम रहे, तो कह रहा है जो औसत वजन है वो 63 किलोग्राम हो जाता है। तो मेरे बच्चे नियम वही कि भाई जोड़ लें सबको, तो ये 65 हो जाएगा, ये 63 गुना 5 हो जाएगा। जब जोड़ोगे सबको मेरे भाई, और आपको लिखना नहीं, मुझे तो समझाना, इसलिए कि एक स्टेप लिखना है, तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, माइनस करोगे जब सबको, तो ये आया ए माइनस एफ, और ये आया 65 में 63 गया, 2 2 5 10। अब मेरे बच्चों ए की एफ की वैल्यू आपको रखी 62, तो अगर एफ की वैल्यू 62 है बराबर 10 है, तो ए की वैल्यू जो आएगी वो 62 और 10 72 किलो आएगी। ये मेरे भाइयों आपका आंसर होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आप घर से करेंगे, सेम सवाल है। अब यहां से हम नई चीजें सीख रहे हैं, उसी से रिलेटेड करिए कोशिश। हुए लम्हा
देखिए मेरे भाई, 12 आदमियों में 11 आदमियों का औसत वजन 95 किलोग्राम है। 12वें आदमी के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक। 12 आदमी का वजन सभी आदमियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। तो 12वें आदमी का वजन क्या है, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सवाल है। कह रहा 12 आदमियों में से 11 आदमियों का जो औसत वजन है, 11 मेंबर का जो औसत वजन है वो 95 किलोग्राम है। 95 किलोग्राम, ध्यान देना। और कह रहा है जो 12वां आदमी है, 12th मैन है, जो 12th मैन है मेरे बच्चों ध्यान देना, कहता है इसका वजन सभी के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। यानी 12 मेंबर का अगर मेरे बच्चों औसत वजन x किलोग्राम है, ध्यान देना x किलोग्राम है, मेरी बात को समझना, x किलोग्राम है मेरे बच्चे, तो कह रहा है 12वें मेंबर का जो वजन है वो सभी के औसत से 33 किलोग्राम ज्यादा है। सभी के वजन से 33 किलोग्राम ज्यादा है। सभी के औसत वजन से 33 किलोग्राम ज्यादा है। मतलब इसका जो 12वें आदमी का जो वजन है वो x प्लस 33 किलोग्राम। सिर्फ समझना, फिर दूसरे तरीके समझाऊंगा, घबराना नहीं। तो 12वें आदमी का वजन x प्लस 33 किलोग्राम। एक बार सवाल पढ़िए, कह रहा 12 आदमियों में से 11 आदमियों का औसत वजन 95 है। 12वें आदमी का औसत वजन सभी आदमियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। तो 12वें आदमी का वजन क्या होगा। देखिए स्पष्ट बात है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर ये औसत से ज्यादा है तो ये औसत से कम रहे होंगे। तो ये औसत से कितना ज्यादा है, तो सर ये 33 ज्यादा है। ठीक है जी। और ये औसत से कितना कम है, तो ये है सर 11 माइनस 95 कम है। आराम से देखना, पहले डिटेल पढ़ा रहा हूं। 11 माइनस एक्स माइनस 95 कम है। भाई होना चाहिए एक्स है 95, कितना कम है, एक्स माइनस 95, कितने लोगों पे, 11 लोगों पे, तो ये इतना कम है। तो मेरे बच्चे एक्स माइनस 95 कम है 11 पे, और औसत एक्स ही रखना है, औसत दे रखा है, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस होगा ये जितना ज्यादा होगा और यहां जितना कम होगा वो आपस में बराबर होना चाहिए, तभी सेट बैठेगा। आपने कहा हाँ, तो देखिए सोल्व करते हैं। 11 3 33, तो एक्स माइनस 95 बराबर 3। घबराना मत, सोच समझाऊंगा। एक्स की वैल्यू 98, और अगर एक्स की वैल्यू 98 है तो सभी का औसत 98 था, तो 12वें आदमी का वजन होगा 98 जमा 33, यानी 131 किलोग्राम। 131 किलोग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों 12वें आदमी का जो वजन होगा वो 131 किलोग्राम। 12वें आदमी का जो वजन होगा वो 131 किलोग्राम होगा। हाँ है ना, कोई दो राय हो, दिक्कत हो, यहां तक तो खुल के मुझे अपनी बात बताइए कि सर 12वें आदमी का वजन 131 किलोग्राम होगा। पहले आप इसे समझिए, फिर मैं इसे दूसरे तरीके से समझाता हूं। दूसरे तरीके सर आप कैसे समझाना चाहते हैं। मेरे बच्चों, मैं आपको ऐसे कहना चाहता हूं कि मेरी बात को सिर्फ सुनिएगा और कुछ नहीं करिएगा, जो बोलूं बस सुनिएगा। आराम नाल सुनिएगा। मेरे बच्चे, औसत क्या होता है, औसत का मतलब होता है बराबर बराबर चीजों को बांटना। जिसके पास ज्यादा है उससे कुछ ले लो, जिसके पास कम है उसे कुछ दे दो। लेकिन नियम यही है कि जितना ज्यादा वाले से ले रहे हो उतना ही कम वाले को देना है। लेना और देने का काम बराबर मात्रा में होना चाहिए, तभी बात सेट होगी। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, हमें यह बात कह रहा है कि भाई 12वें आदमी का जो वजन है वो औसत से 33 ज्यादा है। तो मेरे बच्चे एक सिंपल सी बात है, अगर इस आदमी का वजन औसत से 33 ज्यादा है तो इनका 33 कम होगा। भाई एक बात समझो, अगर 12वें आदमी का वजन औसत से 33 ज्यादा है, मान लेते हैं औसत है ए, तो अगर औसत से 33 ज्यादा है तो मुझे डिफरेंस 0 लाना है। तो ये 33 ज्यादा है तो यहां क्या करना पड़ेगा, 33 की कमी करनी पड़ेगी। आप कहोगे हाँ बात तो सही है, अगर यहां 33 ज्यादा है तो यहां 33 की कमी करनी पड़ेगी। लेकिन 33 की कमी करनी कितने पे पड़ेगी, 11 पे। तो इसका मतलब यहां हर आंकड़ा औसत से 3 कम है।
यहां हर आंकड़ा औसत से 3 कम है, जबकि इन आंकड़ों का औसत 95 था और ये औसत से 3 कम थे, तो इसका मतलब एक्चुअल में जो औसत था वो 98 था। एक्चुअल में जो औसत था वो 98 किलोग्राम था। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी कि औसत 98 था। अब कह रहा है कि 12वें आदमी का वजन बताओ, तो 98 जमा 33 जोड़ेंगे और हमारा उत्तर आ गया। हाँ जी मेरे भाई, फ्लैश सेल जो है 6 अक्टूबर को आ रही है। आज होगी 4, तो 5 और 6 अक्टूबर को आ रही है। कल उस पर मैं पूरी वीडियो डाल के यूट्यूब पे भी और हर जगह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आइए भाई, आज से क्लास स्टार्ट कर दी। 8 से 9 क्लास आज चली भी थी। आप देख सकते हो यूट्यूब पर। दोनों ही चैनलों पर चलवाई है, थिंक एसएससी पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी मेरे हिसाब। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 19 आदमी इकट्ठे होकर पार्टी में गए। उनमें से 15 आदमियों ने डिनर में, 15 मेंबर ने डिनर में भैया हर एक ने 74 रुपए खर्च किए। 74 रुपए खर्च किए। बाकी बचे लोगों ने, बाकी कितने बच गए? 4 आदमी। तो बाकी बचे मेंबर ने सभी 19 आदमियों के औसत से, सभी 19 आदमियों के औसत से 22.5 रुपए ज्यादा खर्च किए। यानी अगर सभी का औसत ₹A था, तो इन 4 मेंबरों ने जो खर्चा किया है वो A प्लस 22.5 रुपए खर्च किया। तो कह रहा प्रत्येक आदमी का कुल खर्च ज्ञात करें, यानी प्रत्येक आदमी का औसत खर्चा बताना क्या होगा। एवरेज मनी स्पेंड बाई ईच, यानी ए की वैल्यू बतानी। मेरे बच्चों ये लिखने की जरूरत नहीं, मन ही मन में समझो कि भाई इन 4 आदमियों ने सभी के औसत से 22.5 ज्यादा खर्च किए। अगर सभी के औसत से 22.5 ज्यादा खर्च किया, कितने आदमियों ने? 4 ने। तो इन्होंने कुल मिला के कितना ज्यादा खर्चा किया? 4 5 20, 22 चौक 88 और 2 90। तो अगर इन्होंने 90 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं और औसत में बैलेंस 0 होता है, तो इधर नेचुरल है 90 रुपए कम किए होंगे। कितने बच्चों ने 90 कम किए? 15 लोगों ने कम किए। तो इसका मतलब यहां हर बच्चे ने औसत से 6 रुपए कम खर्च किया है, यानी जो भी औसत था उससे 6 रुपए कम खर्च किया। तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो आएगा औसत, 6 जोड़ देंगे तो आएगा औसत, यानी औसत आया 80 रुपए। यानी एक्चुअल में जो औसत था मेरे बच्चे वो 80 रुपए था। अगर आप ध्यान देंगे तो यहां हर बच्चे ने 6 रुपए कम खर्च किया। और यही आपसे पूछ रहा था कि सभी व्हाट वाज द एवरेज मनी स्पेंट बाई ईच पर्सन, तो आंसर होगा 80। लेकिन अगर सवाल में, इस सवाल की लैंग्वेज चेंज करनी भाई, अगर सवाल में पूछे व्हाट वाज द टोटल मनी या व्हाट वाज द मनी स्पेंट बाई ऑल, स्पेंट बाई ऑल, कि भाई सभी लोगों ने कुल मिला के कितना खर्चा किया,
तो फिर सवाल का आंसर होता है कि भाई 80 तो है औसत और आदमियों की संख्या है 19, आदमियों की संख्या है 19, तो 19 8 152 और 0, तो यानी सभी ने कुल मिला के 1520 रुपए खर्च किया है, जबकि हर एक का औसत 80 रुपए। तो यहां सवाल की लैंग्वेज गलत है, उसने ये पूछना चाहा है तो प्रत्येक आदमी का कुल खर्च ज्ञात करें, तो प्रत्येक आदमी का 80 होगा, लेकिन उसको ये पूछना था कि भाई तो फिर सभी आदमियों का कुल खर्च ज्ञात करो, तो सभी आदमियों का कुल खर्च ज्ञात करें, ये आपका सवाल। हाँ जी, आइए मेरे भाई। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। सवाल में कह रहा है कि भाई 9 लड़कियां व एक लड़का किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। 9 लड़कियां व एक लड़का किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो कुल मिला के 10 मेंबरन थे, 10 मेंबर थे मेरे भाई। कहता है हर एक लड़की ने 30 रुपए खर्च किया, तो हर एक लड़की ने जो औसत खर्चा किया वो 30 रुपए का, और कहता है लड़के ने सभी के औसत खर्च से 72,000 रुपए ज्यादा खर्च किया, सभी के औसत खर्चे से 72,000 रुपए ज्यादा खर्च किया। तो मेरे बच्चे आप ये देखिए कि औसत का मतलब होता है कि बैलेंस करना, जीरो बना देना चीजों को। तो अगर ये 72,000 औसत से ज्यादा है तो इसमें कोई अनपढ़ता की बात नहीं है, मूर्खता की बात है। ये तो सिंपल सी कि ये 72,000 ज्यादा है तो यहां 72,000 घटाना पड़ेगा। तो यानी ये जो खर्चा होगा ये औसत से 72,000 कम होगा, लेकिन कितनों पे? 9 पे। तो हर एक का 8,000 रुपए औसत से कम होगा। मतलब ये जो आंकड़ा है ये औसत से 8,000 छोटा था, यानी एक्चुअल में अगर औसत पूछा जाता तो 8,030 रुपए होता। यानी एक्चुअल में अगर औसत पूछा जाए तो 8,030 है, 8,030 रुपए, 8,030 रुपए। लेकिन ये औसत से 72,000 ज्यादा है और ये औसत से 72,000 कम होगा कुल मिला के। तो 8,030 होना था, 30 ही खर्च करा तो 8,000 कम था। अब उसने पूछा कि भाई हर एक का औसत खर्चा बताओ, तो 8,030।
लेकिन उसने पूछा लड़के द्वारा कुल किए कितना खर्च हुआ, तो एवरेज प्लस 72,000, तो एवरेज हर एक का कितना है 8,030 और प्लस 72,000। सो व्हाट वुड बी योर आंसर माई डियर स्टूडेंट्स? तो 80,030 रुपए ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों लड़के का खर्च। हाँ है ना मेरे भाई? घबराना नहीं है, लगे रहना है। बहुत प्यार से। पता है दिक्कत एक ही जगह आ रही है कि आप अपनी चीजों को रिवाइज नहीं करते। अभी आज हो गया बुधवार, कल बृहस्पति में खत्म हो जाएगी, बचेगी तो शुक्र को खत्म कर दूंगा, नहीं तो बृहस्पति में खत्म हो जाएगी मैक्सिमम। जब ये खत्म हो जाएगी तो 3-4 दिन बैठना है और जो मैंने पढ़ाया उस सीक्वेंस में सारे कॉन्सेप्ट को तैयार कर देना है, फिर बुक से प्रैक्टिस करनी है। एक बार मेरे को दिखा दे या लिंक भेज दे कोई। आइए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक अपने खाने पर 30 रुपए खर्च करते हैं, यानी 8 मेंबर हर कोई अपने खाने पे 30 रुपए खर्च करता है। और जो एक बच गया, एक मेंबर जो बच गया, वो कहता है अपने सभी 9 मेंबर का जो औसत खर्चा है उससे 20 रुपए ज्यादा खर्च करता है, यानी ये औसत से 20 रुपए ज्यादा खर्च करता है। औसत का मतलब है बैलेंस जीरो करना। तो मेरे भाई ये औसत से 20 ज्यादा खर्च कर रहा है तो इसने 20 औसत से कम खर्च किए होंगे, लेकिन 20 कितनों पे? 8 पे। तो हर एक ने कितना? 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी हर एक ने औसत से 2.5 रुपए कम खर्च किया। तो 30 में 2.5 कम कर दो, तो मेरे प्यारे बच्चों 32.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई सभी का जो औसत खर्चा है वो 32.5 है। 32.5 है। कितने मेंबर है भाई? 9 मेंबर है। तो सभी का औसत खर्चा 32.5 है, तो 9 का कितना? 9 5 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 3 27 और 2 29, 292 रुपए 50 पैसे। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा सही आंसर है। हाँ जी। एक बार इसको देखना।
आइए, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है बट मजा आएगा करने में। हम आए तम आए कमायला। कह रहा है किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों की औसत 40 है। यदि छुट्टियों को हटा दें तो औसत 16 बढ़ जाता है। यदि हम उस दिन को भी हटा दें जिस दिन अधिकतम 112 लोग आए थे तो औसत 42 हो जाता है। तो सप्ताह में छुट्टियों की संख्या कितनी थी? मेरे प्यारे बच्चों, यहां कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी अलग है, बट मजा आएगा पढ़ने में। कहता है विशेष सप्ताह में, भाई सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो कहता है 7 दिनों का जो टोटल एवरेज है लोगों का वो 40 लोग आना है, यानी 40 लोग आते हैं सप्ताह में औसतन। कहता है यदि छुट्टियों को हटा दें तो मान लेते हैं सप्ताह में n छुट्टियां होती हैं, n छुट्टियां होती हैं। कितनी छुट्टियां होती हैं? n छुट्टियां होती हैं। कहता है इन n छुट्टियों को हटा दें तो औसत 16 बढ़ जाता है। तो n को हटा देंगे तो बाकी कितने दिन बचे? 7 माइनस n। तो कहता है औसत 16 दिन बढ़ जाता है, यानी 40 जमा 16 हो जाता है। मतलब 16 बढ़ जाता है तो 40 जमा 16 यानी 56 हो जाता है। यदि हम उस दिन को भी हटा दें जिस दिन अधिकतम लोग 112 आए थे तो औसत 42 हो जाता है। तो कहता है बाकी का फिर औसत 42 हो जाता है। फर्दर, इफ वी एक्सक्लूड ऑल्सो द डे ऑन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ 112 पीपल विजिटेड द ताजमहल देन एवरेज बिकम 42 द नंबर ऑफ हॉलीडे इन द वीक। तो कहता है हॉलीडे कितने हैं सप्ताह में, यह हमें कुल मिला के बताना। हम इतने से भी सवाल निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान देना। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, आप जोड़ते क्यों हैं? बेटा काजल, दिक्कत एक ही है, एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है। पिछली 4-5 क्लासों में सीक्वेंस में चीजें आ रही हैं। आप अगर उस सीक्वेंस को नहीं पकड़ रहे हैं और डेली काम नहीं कर रहे हैं तो नहीं आएगा एवरेज। फिर आपको एवरेज उसी तरीके से समझ में आएगा जो टीचर बिल्कुल डिटेल में फार्मूले से एक एक चीज कराता है। लेकिन अगर मैं फार्मूले से एक एक चीज कराऊंगा ना तो एग्जाम में सवाल नहीं निकलेगा। एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बता दीजिए कितने बच्चे इस मेथड जो मैं समझा रहा हूं इन मेथडों को में सेटिस्फाइड हैं और कितने नहीं। मतलब 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे, कितने सेटिस्फाइड है? हर एक बच्चा कमेंट करो ताकि उसी हिसाब से हम अपने डाटा को चेंज कर लें कि हमें पढ़ाना क्या है। क्योंकि अगर सबके साथ ही यह हालात है कि हर कोई समझने में दिक्कत महसूस कर रहा है तब मैं चेंज करूंगा, उसको डिटेल में बता दूंगा। अजय भाई इतने लंबे लंबे कमेंट मत कर। जल्दी से यस और नो में कमेंट करिए मेरे बच्चे, या 10 में से मार्क्स दीजिए अपने। प्रैक्टिस सेट नहीं मिला, प्रैक्टिस सेट के लिए 20 बार कह दिया एक बुक परचेज कर लो, वहां से उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। बाकी चैप्टर खत्म होने के बाद मिलता है, जैसे परसेंटेज में दिया था, अगले चैप्टर में भी जिसमें हो रहा है उसमें दे रहे हैं। जो पूछ रहा हूं कमेंट करके बताइए। जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। आपको फिर मजा उसी में आएगा जो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड पढ़ा है। लेकिन सच बात यह कि अगर मैं फार्मूला बेस्ड पढ़ाऊंगा तो आप कुछ पेपर में कर नहीं पाएंगे सवालों को सोल्व। अगर पेपर में आप उन सवालों को बेटर तरीके से करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको तरीका यही करना पड़ेगा कि जो पढ़ाया है उसी तरीके को बार बार करके आइए। आप इतने हरामखोर निठल्ले हो गए, काम ही नहीं करना पसंद कर रहे हैं। आप जब तक पिछली क्लास को नहीं देख के आएंगे ना बाबू, अगली क्लास कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी आपको। मैंने पहले ही कहा था कुछ टॉपिक तो हैं जिससे आप टाइम खींच दोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम बचा दोगे, एवरेज टाइम बचा दोगे, मिक्सचर एलिगेशन टाइम बचा दोगे, ट्रिग्नोमेट्री टाइम बचा दोगे, अलजेब्रा टाइम बचा दोगे। भाई आप क्या सोच रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में अगर 6 लाइनों का 7 लाइनों का क्वेश्चन लगा दिया, पेपर में आएगा 6-7 लाइनों का,
तो भाई मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं, या कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं कि बिना सवाल पढ़े ही आपको आंसर बता देगा। आप सवाल पढ़ेंगे और सवाल पढ़ने में ही आपका कम से कम 20 सेकंड निकल जाएगा सवाल को समझने में, तो करने में तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। और ये रेस है, इस रेस में जहां हम ताकत तैयार कर सकते हैं जल्दी की, उस ताकत को बना रहे हैं। जहां नहीं कर सकते भाई, परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस या और कोई भी बड़ा चैप्टर है, तो उसमें एक सिंपल सी बात है, लैंग्वेज आती, इतनी पोथी लिख के आती है सवाल में, उस पोथी को पढ़ोगे तभी तो आंसर दोगे। पोथी पढ़ोगे, पोथी को समझोगे, यानी सवाल की लैंग्वेज को समझोगे। इट टेक्स सम टाइम, वी कैन नॉट सेव टाइम एज वी सेव इन एवरेज रेशियो और सीआई। तो इसलिए आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा इन चीजों पे भी। आप इतने ढीले होके नहीं रह सकते, आपको सिलेक्शन लेना है भाई। आप वो बच्चे नहीं है ना जिसको सिलेक्शन नहीं लेना, सिर्फ ज्ञान लेना है। सिलेक्शन लेना है तो थोड़ी मेहनत करके आई। इसको फिर बाद में ही उठाऊंगा सवाल को। आज इतना ही रखते हैं, कल पढ़ के आइए, लेकिन प्रभु पढ़ के आइए। अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे तो कुछ बल्ले नहीं पड़ेगा आपके। और मैं भी फिर फंस जाता हूं पढ़ाते वक्त कि मैं कौन सा तरीका पकड़ूं, धीरे पकड़ूं, तेज पकड़ूं, मैं ही नहीं समझ रहा हूं। तो थोड़ा मेहनत करके आइए। थैंक यू आज के लिए।